सेंटर ऑफ मास। बहुत चिंदी है। आज क्या तारीख है? 25 तारीख हो गई ना, या 26? 25 हो गई है। 25th है। देखो, अपन ने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा था, दो पार्टिकल से लेता हूं मैं, m1r1 m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा dr बाई dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे m1 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है क्या? मैंने डिफरेंशिएट किया, ये तो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, और ये पार्ट बना, ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन m1 into velocity of particle 1, m2 into velocity of particle 2 upon m1 plus m2। ये समझ में आया क्या? कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई? इजी है। ओके, अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, क्या मिलेगा? dv सेंटर ऑफ मास बाय dt इज इक्वल्स टू m1 dv1 बाय dt, वेक्टर है ये, है ना, m2 dv2 बाय dt अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपल। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 into acceleration of first particle plus m2 into acceleration of second particle upon m1 plus m2। बात क्लियर है सभी को? तो ये जो पोजीशन वाला रिजल्ट है वो वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है और एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। बहुत बड़ा रिजल्ट अपन ने समझ लिया। इसको डीआर कर लेंगे, कॉपी कर लें। अच्छा, ये क्या टू पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड है या सारे पार्टिकल्स के लिए वैलिड हो सकता है? ये सिर्फ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड है या एन पार्टिकल सिस्टम के लिए भी हो सकता है? सभी के लिए हो सकता है सर। लिखने में आसानी होती है ना टू पार्टिकल सिस्टम, तो इस वजह से टू पार्टिकल सिस्टम लिखा दिया। दिस फॉर्मूला इज इवन वैलिड फॉर एन पार्टिकल सिस्टम्स। पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिले, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिला। m1 m2 क्या है? कांस्टेंट्स हैं। ओके, अमोघ ने लिख लिया, जायसवाल ने लिख लिया। अच्छा, अब आपको कुछ सवाल देते हैं। सभी ने कर लिया, इसकी वजह से आगे बढ़ गया हूं मैं। सभी ने लिख लिया है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। इसने नहीं लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बेटा ध्यान से ये बात समझो, एक क्वेश्चन दिया है कि इफ पार्टिकल 1 हैज मास 2 kg and its velocity is 2i cap plus 3j cap, and particle 2 has mass 5 kg and its velocity v2 is
5 i cap minus 2 j cap. Find velocity of center of mass of the system. सॉल्व करो, गड़बड़ मत करना। आगे क्या? क्या आया? सिंपल सा है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। ठीक, तो वैल्यूज डाल दो। तो 2 इंटू 2 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आई कैप, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 10 जे कैप, सही है, बाई 7। ये आ रहा है, आगे क्या सभी को? अच्छा, बुकलेट का मॉड्यूल है अपना, अगर बुकलेट है आपके पास में तो उस पे पेज नंबर 8.25 निकालो, प्रॉब्लम नंबर 11। मॉड्यूल मॉड्यूल है पास में, मॉड्यूल 2 पेज नंबर 8.25, उसमें क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन एक कॉपी करो। टू पार्टिकल्स, m1 का मास है 1 kg, m1 का मास है 1 kg, m1 का मास है, निकालो जरा क्या आंसर आता। m1 का मास है 1 kg और m2 का मास है, ये अपने बुकलेट के प्रॉब्लम्स है, और बोथ आर मूविंग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, पेज नंबर 8.25, क्वेश्चन नंबर 11, और उसके अंदर बोथ आर मूविंग इन, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। v1 है 2 मीटर पर सेकेंड, v2 है 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड v सेंटर ऑफ, एकदम चिंती सवाल है। बुकलेट क्या सवाल है? ऑप्शंस देख लेना आप, आगे के सभी को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में
सीईटी में आ सकते हैं। जेईई मेंस का भी कल का पेपर इजी ही था, काफी इजी था। इसका आंसर है, इसका आंसर है, आंसर 10/3। क्लियर है इतना? अच्छा, इसके बाद में आप प्रॉब्लम नंबर 16 करिए, बुकलेट का प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 अटेम्प्ट करो। बाकी आज ये पूरा घर पे जाके कर लेना, मतलब घर पे ही हो आप लोग तो। प्रॉब्लम नंबर 16 अटेम्प्ट करो, क्या आंसर आता? प्रॉब्लम नंबर 16। क्लास में होते तो क्लास में करते ये सब। प्रॉब्लम नंबर 16 एक्सरसाइज 1 कितना आता? हिंदी है क्या? मेडिकल का एक्सरसाइज नंबर 2 है ये। मेडिकल में एक्सरसाइज नंबर 2 आ जाता है। वेरी गुड। आ गया सभी को? अच्छा, इसके बाद में ठीक है। अब एक्सरसाइज 1 इसका आंसर है a/2। ठीक है, वेक्टर डालना मत भूलना। इजी है। बाकी रिमेनिंग आप है ना घर पे कर लेना। वो पूरा पार्ट कर सकते हो आप। अच्छा, अब छोड़ दो, नहीं चमका छोड़ दो। चमकाने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको, मत करो। जैसे नहीं हो रहा छोड़ दो भाई। ओके, अब ये देखो एप्लीकेशन। एक और कुछ एप्लीकेशन करते हैं इसका। एप्लीकेशन क्या है जरा ध्यान से सुनना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने किया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुनना। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये है, कुछ भी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या होता है? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि यार किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है ना, वो होगा उस बॉडी का एंटायर सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात सबको समझ में आ रही क्या? अगर बॉडी पे n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, लेट्स से दिस इज एफ नेट, अगर एफ नेट हुआ दैट वुड बी द मास ऑफ द सिस्टम। ये पूरे सिस्टम का मास हो गया, सिस्टम का मास m1 प्लस m2 प्लस जितने भी मासेस लिए अपन ने इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं आपको ये पॉइंट बताऊं, केस 1
केस 1 में अगर आपको ये बताऊं कि इफ एक्सटर्नल नेट फोर्स इज 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो बेटा एम, कैपिटल एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस ये पूरी क्वांटिटी 0 होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, यानी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन को मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? डीवी बाई डी। क्या बोल सकता हूं? डीवी बाई डी। अच्छा, अब मेरी बात ये सुनो, ये टर्म 0 कब आएगा? इसका डेरिवेटिव 0 कब आएगा? जब v क्या हो? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो? ये किसका डेरिवेटिव 0 आता है? किसका डेरिवेटिव 0 आता है? कांस्टेंट का। याद करो पुराने दिन, 1 साल पहले की बात है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अगर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पे, तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। छाप लो, बहुत ही इजी चीज है। छापा क्या? केस वन तो ठीक ही है। हो गया कितना? ओके, देखो अब अपने को आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस जो भी n पार्टिकल्स हो, लेट से मैं मान लू 3 पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यानी इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ये क्वांटिटी जो है दिस इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये एंटायर टर्म दिस इज कांस्टेंट। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। ये जो है ना, जो अपन ने अभी केस बनाया, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अब कांस्टेंट का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन आइदर बी
either be it is either equal to 0 or velocity of center of mass is a constant quantity but it is not 0. ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट कोई नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती या जीरो वैल्यू भी हो सकती. ये बात सबको समझ में आ गया? ओके. अच्छा, अब मुझे इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस अपने को क्या देखना है, ये वाला पार्ट जो है मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा ये एंटायर टर्म कांस्टेंट होगी. इसका मतलब ये नहीं है कि v1 v2 v3 कांस्टेंट होंगे. फ्रॉम दिस इक्वेशन द entire quantity is constant. The entire quantity is constant. मैंने कभी नहीं बोला v1 v2 v3 कांस्टेंट होंगे. मैं बोल रहा हूं v सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा. तो इसका मतलब v1 v2 and v3 may or may not be constant. बात समझो बेटा. v1 v2 v3 ये कांस्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट हाँ इनका सबका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या? v1 v2 v3 जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा. ये पार्ट हो गया. बहुत बड़ा पॉइंट है ये. मे और मे नॉट बी कांस्टेंट बट velocity of center of mass has to be constant. Has to be constant. हो गया. इसमें 2-3 स्टेटमेंट लिखेंगे, नोट करके 2-3 स्टेटमेंट लिख लो. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये और बहुत सारे एप्लीकेशन है. If external force is zero, if external force is zero, then center of mass may be at rest or may be moving with constant velocity. Constant velocity. First point. लिख लिया हो तो डन कर दें.
ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना, वही मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा है वही इसका स्टेटमेंट है। अच्छा, हो गया, सभी ने कर लिया, वेरी गुड प्रथमेश, विदुषी। ओके, एक सेकंड स्टेटमेंट और लिख लो। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम may change without any external force, may change without any external force due to change in internal energy। ये पॉइंट आगे पता चल जाएगा आपको, ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फिजिक्स का वन ऑफ दी मोस्ट, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अपन ने। ओके, पहले ये छाप लो, ये वाला पार्ट छाप लो, स्पेस छोड़ के। हो गया? किसी का रह गया तो पीछे का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया ना? जनरली मेरे को ज्यादा गुस्सा आता नहीं है, बट अपने कुछ बच्चे हैं बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। इतना सड़ियल क्वेश्चन। हर्ष बोला पीछे वाला, सर मेरे को तो चमका ही नहीं, क्वेश्चन क्या है? मैं क्लास में होता तो मैं पीट देता। इतना सड़ियल क्वेश्चन था 16 का, पूरी जनता ने सवाल का जवाब दे दिया, और हर्ष महाशय है कि सर चमका ही नहीं, क्या चल रहा? बेटा हर्ष, अगर ये सच में रियलिटी में अगर हालत है तो भैया प्रिपरेशन छोड़ दो। मास है, दोनों का मास सेम है, एक जीरो है, एक का एक्सेलरेशन ये है, बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बेचारे ने ऑप्शन दे रखा है। सारी जनता का आ गया कि इतना नहीं कर पाए तो भैया तैयारी छोड़ दो भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, ऐसे वाहियात सवाल वापस कभी मत पूछ। ओके, तो अपन ने ये चीज देखी। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इसी को है ना बेटर टर्म में मैं लिख सकता हूँ, एक डिफरेंट एनालिसिस है, ध्यान से सुनना। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, न्यूटन न्यूटन लॉ में अपन ने पढ़ रखा है, फोर्स इज rate of change of, what is force? rate of change of, याद है क्या? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये स्टेटमेंट याद है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, और अगर रेट ऑफ मोमेंटम का चेंज जीरो है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है? बॉडी का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम जो है, सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो पी इनिशियल होगा वही पी फाइनल होगा।
This is law of conservation, law of conservation of linear momentum. This is law of conservation of linear momentum. This is law of conservation of P initial बराबर होगा P final के. P initial बराबर है P final के. What is P? Linear momentum. अरे यार तो लिख लो. This is linear momentum. सर कुछ और भी होता है क्या? हाँ, एक एंगुलर मोमेंटम है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम भी होता है. वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी चैप्टर में करेंगे. छाप लो इसको. अच्छा, ये शायद 9th-10th में भी आपने किया हो, थोड़ा बहुत किया हो. अच्छा, जब भी राइफल ऐसा होती है ना, तो जो वो फायर करी जाती है तो बुलेट बाहर निकलती है. जो गन होती है वो बुलेट के साथ आगे जाती या पीछे जाती? रिकॉइल. हाँ, वेरी गुड. रिकॉइल ये सब वर्ड सुना है ना? तो वही है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपकी सबसे ज्यादा हालत खराब करने वाला है. पता ही नहीं चलेगा सर कब लगाना है. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. कई सारे आपके डे टू डे लाइफ में आपने ये महसूस किया होगा. नहीं किया तो अभी करने लग जाना. तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके प्रॉब्लम्स करते हैं. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रॉब्लम्स करते हैं. हाँ, ये मान सकते हो केस 2 की तरह मैंने कर लिया. है तो नहीं वैसे कुछ. ओके, आगे बढ़े. जरा प्रॉब्लम देखो. प्रॉब्लम ऐसा है कि एक 2 kg का ब्लॉक है. अच्छा, ये देखें क्या, ग्रेनेड बॉम्ब होते हैं तो जैसे मूवीज में सब में दिखाते हैं ना, जैसे ग्रेनेड टाइप का रहता है, इसके अंदर कुछ ऐसा निकालेगा हीरो, फिर फेंक देगा, फिर ब्लास्ट होता है. तो बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनो. ये ग्रेनेड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल, कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है और ब्लास्ट होता है. तो जब वो ब्लास्ट होता है तो इसके जो है ना, क्या ये इंटैक्ट रहेगा? नहीं, ये पूरा इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे. तो वैसे ही आपके पास में एक प्रॉब्लम दिया कि देयर इज अ 2 kg मास, the 2 kg mass, the 2 kg mass is at rest. ठीक है. if suddenly it explodes in two equal parts, two equal parts. अगर दो इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड करता है और ऐसा सीन बनता है कि ये जो है ना ऐसे डिवाइड हो गया,
इक्वल पार्ट्स, मतलब 1 kg और 1 kg का। अगर ये वाला जो 1 kg है ये इस तरफ लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, आपको बताना है ये सेकेंड वाला पार्ट कितने से मूव करेगा। इफ the first half if the first half moves towards left towards left with 5 meter per second, then in which direction in which direction in which direction will the second half move? Second half move. In which direction and what speed will be the second half move? क्वेश्चन लिख लो। किस तरफ, लेफ्ट की राइट? जैसे ग्राउंड पे रखा हुआ, लेफ्ट की राइट? सिंपल है, देखो ये सुनो, एक एक वर्ड देखो, एक्सप्लोड्स। एक्सप्लोड में इसको एक्सप्लोड कैसे कराते हैं? इस पे हथौड़ा मारते क्या? नहीं, इस पे ट्रक ट्रक चढ़ा देते। एक्सप्लोड क्या होता है? अपने आप, अरे जैसे दिवाली में बम तो मतलब छुड़ाए होंगे ना, बम लगा दिया एकदम, लक्ष्मी बम कौन से आते हैं वो, रस्सी बम, भयंकर आवाज आती, तो उसमें लगा दिया, वो एक्सप्लोड करता। क्या उसको अपन हथौड़े से मारते तो एक्सप्लोड करता? नहीं, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है जिससे वो डिवाइड होता है, टूट सकता है। तो सेम प्रोसेस है, कोई एक्सटर्नल हथौड़ा हथौड़ा मारा है क्या मैंने? नहीं। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो। एफ एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूं? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास या सिस्टम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर ये कंजर्व्ड है मतलब जो P इनिशियल होगा वही P फाइनल होगा। P इनिशियली कितना है? इनिशियली कितना है? इनिशियली कितना है? इनिशियली 2 kg का ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी 0 है। फाइनल में क्या हुआ? एक m1 है, उसकी स्पीड v1 हो गई, दूसरा m2 है, उसकी स्पीड v2 हो गई। जो P इनिशियल थी वही P फाइनल है। P इनिशियल 0, P फाइनल देखो m1, ये वाला मास कितना 1 kg, इसकी वेलोसिटी किधर? माइनस, माइनस कर दूं क्या? ये लेफ्ट में है ना, तो अगर मैं माइनस आई कैप लिखता हूं तो ये वाला कितना है मास? 1 kg। ये कितना हो जाएगा? v2। यहां से v2 की वैल्यू कितनी आएगी? v2 की वैल्यू आएगी 5 आई कैप। देखो लेफ्ट को मैंने माइनस में लिखा तो ये आंसर पॉजिटिव आया, ये आंसर पॉजिटिव आया, मतलब राइट की तरफ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? वो एक्सप्लोड क्यों किया? उसने इंटरनल एनर्जी में चेंज आया बॉडी के। बॉडी के इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। अच्छा नेक्स्ट लिखे, what is the initial and final kinetic energy of this system? What is the initial and final kinetic energy of this system? What is the initial and final kinetic energy of this system? What is the initial and final kinetic energy of this system?
एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी होती है बेटा। ये देखो, पहले तो 2 kg रेस्ट पे था, अब इसका 1 kg 5 से जा रहा, ये 1 kg 5 से जा रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ 1 × 5 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 1 × 5 का होल स्क्वायर, कितना आया ये? 25 जूल आया। सही है क्या? हाँ भाई, 25 जूल। फाइनल में काइनेटिक एनर्जी ये बिफोर इनिशियल, ये एक्सप्लोजन के बाद में, आफ्टर या जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। अब ये काइनेटिक एनर्जी में कौन चेंज ले आया? उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम may change without any external force due to change in internal energy। क्या ये मेरा पॉइंट सबको समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम may change without any external force due to change in internal energy। तो यहां पे यही तो हुआ, पहले कुछ भी नहीं था, अब 25 जूल हो गया। दिस चेंज is due to change in internal energy, change in internal energy। जैसे आपका ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट में उसके अंदर जो भी बारूद हो, जो भी केमिकल हो, वो क्या होते हैं? उनके अंदर कुछ कंबशन होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, वो इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, उसमें कंबशन होता है ना। जो भी बॉम्ब वॉम्ब देखे होंगे, उनमें अंदर क्या होता है? मटेरियल होता है जो कि एक्सप्लोड करता है। रॉकेट जलाया होगा तो उसके अंदर बारूद निकाल के देखा है क्या? रस्सी बॉम्ब को एकदम खोल के, ये वो सुतली बॉम्ब आते हैं, सुतली बॉम्ब कई सारे तो फुटते भी नहीं है, उसमें बारूद रहता। ये अपना मोटा सारा लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब का बहुत मस्त आवाज आता, कान फाड़ देता। कितने लोग जलाते? कितने लोग अगेंस्ट एनी, क्या होता है, इन्वायरमेंट हैजार्ड के? कई लोग बहुत बहादुर रहते, हाथ में जला लेते। ईगो फ्रेंडली क्या फुलझड़ी जलाते? ओके, कोई बात नहीं। भाई भाई वेरी गुड। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं भी ऐसी हरकतें करता था, मैं हाथ में लेके एकदम जला के। फिर एक बार क्या हुआ, वो बम मेरे पास ही आ गया और मेरे कपड़े जल गए। वो बात होगी 5th स्टैंडर्ड की। उसके बाद से मैंने फिट कर दिया, जिसको जलाना है जलाओ, अपन तो मिठाई खाएंगे और मस्त सो जाएंगे। तो भाई थोड़ा केयरफुल है ना, जो थोड़े से बहादुर बनते हैं, ना करें तो ज्यादा बेटर। ठीक है, वो दिन है और आज के दिन है। कभी मैंने फायर क्रैकर्स नहीं जलाए, डर लगने लगा ना, क्या पता फायर क्रैकर्स मेरे को जला दे। ओके चलो, ये तो हो गया। नेक्स्ट 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, फिर एक्सप्लोजन होता है। इसमें ये 1 kg वाला है एंड दिस इज 4 kg में डिवाइड हो जाता है।
इसकी स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट होगी। बताओ व्हाट इज स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज स्पीड ऑफ 1 kg, व्हाट इज the speed of, what is the speed of 1 kg mass? What is the speed of 1 kg mass? इतनी चिंदी सवाल। सिंपल है, P इनिशियल बराबर P फाइनल। सर ऐसा क्यों किया? F एक्सटर्नल 0 है, जो एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन वो क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो P इनिशियल 0 था, P फाइनल क्या हो जाएगा 1 kg इंटू V प्लस 4 kg इंटू 6, पॉजिटिव है तो यहां से V की वैल्यू कितनी आएगी -24। माइनस का मतलब पीछे जा रहा है, माइनस का मतलब पीछे जा रहा है। माइनस का मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है ये। अगर ये राइट साइड गया 4 kg, राइट लिखा है ना राइट, तो ये लेफ्ट की तरफ गया है। किसकी तरफ गया है? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ओके। अब इसी सवाल में, इसी सवाल, इसको डन कर दो जिस जिसने छाप लिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्लोली स्लोली चल रहा हूं। ओके, तो जरा ध्यान से सुनो। ये 5 kg वाला, मान लीजिए दो पार्ट था इसका। ओए, किसका माइक चालू है? दो, सॉरी, ये 5 kg वाला जो है, इसके पास में, अपने पास में दो पार्ट है। अच्छा, इसका वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट पे है बेटा, ये रेस्ट पे है। अच्छा, अगर वेलोसिटी पूरे दोनों ही रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो इनका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? बताओ बताओ। सेंटर ऑफ मास भी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगी। अच्छा, ये ऐसा होता है क्या? इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज पोजीशन, पोजीशन 0 होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन 0 होगी। अच्छा, तो मैं पोजीशन के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूं? पोजीशन के बारे में कमेंट क्या कर सकता हूं? दिस इज कांस्टेंट। जो सेंटर ऑफ मास है वो सिस्टम का कांस्टेंट होगा। अच्छा, पूरे सिस्टम का कांस्टेंट होगा, तो क्या मैं ये बोलूं कि दोनों ही पार्टिकल्स कभी मूव नहीं करेंगे? देखो ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। यहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, बट इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन मूव। सर ये कैसे? देखो जरा ध्यान से सुनो। अगर मान लो जहां पे ये लोग एक्सप्लोड किए 1 kg और 4 kg, अच्छा ये इनिशियली मान लो दिस वाज ओरिजिन,
दिस वाज ओरिजिन 0,0, ये 0,0 है, सेंटर ऑफ मास 0,0 पे है। अच्छा, पिछले केस में जब एक्सप्लोजन हुआ तो इसको कितनी स्पीड मिली, 6, इसको कितनी मिली, 24 पीछे की तरफ। तो अगर आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, ये टाइम 0 पे था, आफ्टर 1 सेकेंड ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया होगा क्या, ये 1 kg ओरिजिन से कितने दूरी पे पहुंच गया है, और ये 4 kg जो ब्लॉक है वो ओरिजिन से कितने दूरी पे पहुंच गया है। 1 kg जो है वो पहुंचा 24 पे, ये कितने पे पहुंचा, ये कितने पे पहुंचा, ये 6 पे। स्पीड कितनी है, तो अच्छा, अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ एट टाइम 1 सेकेंड, वो हो जाएगी 4 kg इंटू 6 प्लस 1 kg इंटू -24 अपॉन 4 + 1, ऊपर तो 0 ही आएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? देखो, if at t is equals to 0, position of center of mass is 0, तो चाहे ब्लास्ट के बाद 1 सेकेंड लो, 2 सेकेंड लो, अगर रुक नहीं रहे तो जितना जितना 4 kg आगे चलेगा ना, उसी प्रपोर्शन में आपका 1 kg चलेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का अभी भी जहां पहले था वहीं पे बरकरार रहे। देखो वर्ड क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फिक्स बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स में मूव। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करते हैं तो भी ऐसे मूव करेंगे ताकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स रहे। तो जो भी ग्रेनेड डाला गया है, इसको छाप लो, इसको छाप लो। हेलो, हो गया। सभी ने छाप लिया ना? ठीक है।
वेरी गुड। सो इसी को मैं आपको वापस एक पॉइंट में जरा देखो, नोट करके लिख लेंगे। इफ velocity of center of mass is zero, then position of center of mass will not change, but individual position of mass can change। बात समझ में आई? अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, बट इंडिविजुअल पोजीशन ऑफ मास कैन चेंज। सेंटर ऑफ मास पहले भी जीरो पे था, एक सेकेंड बाद भी जीरो पे है, ठीक है, बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इसने 24 कर लिया 1 केजी ने, तो 6 केजी 4 केजी वाला 6 मीटर सेंटीमीटर आगे गया, मीटर आगे गया, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट का मीनिंग है। सबको क्लियर है? तो अच्छा एक बात समझो, मान लो ऐसा कुछ एक बॉम्ब है, ठीक है। अच्छा, ये बॉम्ब अगर जब एक्सप्लोड करता है तो बहुत सारे मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है। तो मान लो ये पार्टिकल्स ऐसे 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 अलग अलग जगह पे जाके गिरे, तो अगर जितने भी पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, जहां जहां पे भी गिरे हैं, इन सबका अगर आप पोजीशन निकालोगे ना, मास निकालोगे सबका और उसका पोजीशंस मतलब एक फिक्स पॉइंट से पोजीशन निकालोगे, तो सभी पार्टिकल्स का नेट सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालने की ट्राई करोगे सिग्मा एम आई आर आई से, तो आपको ये वाला पॉइंट ही मिलेगा जहां पे ये है ना, ये कोऑर्डिनेट है, मान लो 0,0 है, तो इसका आंसर 0,0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर एक बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, वो 2 पार्ट्स में टूटे, 3 में टूटे, 4 में टूटे, 10 में टूटे, सबका अगर इनिशियली रेस्ट पे था और एक्सप्लोड करता है, तो सभी का सेंटर ऑफ मास उसका इनिशियल पॉइंट है वही आएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? चाहे वो 2 पार्ट्स में टूटे, 3 पार्ट्स में टूटे या 1000 पार्ट्स में टूटे, सबका मास और पोजीशन आपको बॉम्ब कहाँ रखा हुआ था वो पता चल सकता। समझ में आ रहा क्या? दिमाग दौड़ रहा? चमक गया? बॉम्ब के कितने ही पार्ट्स टूटे, अगर इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे था तो उन सभी के सेंटर ऑफ जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन और मास से सेंटर ऑफ मास निकाला, तो जहां पे बॉम्ब रखा था उसकी ओरिजिन प्लेस आ। एक सवाल कराऊं? बढ़िया सवाल है, चलो लिखो, सवाल लिखो। अभी देखो ये क्यों डिफिकल्ट है, पता चलेगा आपको। बहुत बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये अगर 0,0 ही देगा ही। हो गया?
यह प्रोजेक्टाइल का मस्त सवाल है, करना है। ओके चलो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जेई में, नीट में अनगिनत बार आ चुका है। देखिए, अब प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन लिखो, प्रोजेक्टाइल is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal, at the highest point, at the highest point, the projectile at the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. The lighter mass comes to rest immediately. The lighter mass comes to rest immediately. Find the distance. Find the distance from the launching point where the heavy mass will land. बाप रे, इतना बड़ा सवाल। पहले क्वेश्चन समझो, बहुत बड़ी कहानी सुना दी है, पहले क्वेश्चन समझो। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, फिर बताओ। देखो, मैं डायग्राम में भी दे सकता था, बट क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको पिक्चर फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में बुक में रिप्रेजेंट करो। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ड्रॉ करोगे तो एक लाइन में सब पता चल जाएगा। विल लैंड, कहां पे? जो हैवी मास है वो गिरेगा। ये लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग पॉइंट। इसमें बोला है, पहले क्वेश्चन छाप लो, मैं एक्सप्लेन कर देता। क्वेश्चन छाप लो, मैं एक्सप्लेन कर देता, बहुत इजी है और बहुत बार आ चुका है ये सवाल। देखो, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको फायर किया गया है कितनी स्पीड से? 37 और 100। पहली तीन लाइन इसमें क्लियर हो गई क्या? अच्छा, अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फायर किया, ये इधर गया और ये जाना चाहिए यहाँ पे। बोल रहा है एट दी हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जो है ब्रेक हो जाता। प्रोजेक्टाइल क्या हो जाता? ब्रेक हो जाता। कितने रेशियो में? 1:3 में। तो मैं बोल दूं क्या, ये मान लीजिए इसका मास 4m है। कितना मास है इसका? 4m। तो ये डिवाइड हो जाएगा m में और 3m में। बात समझ में आ रही? ओके, तो 6-7 लाइन कवर हो गई। एट द हाईएस्ट पॉइंट
it breaks into two parts. The lighter mass comes to rest immediately. ये जो lighter part है इसकी velocity हो जाती है 0. ठीक? The lighter part comes to rest immediately. Find the distance from the launching pad, the launching point. देखो ये 0 मतलब इसकी स्पीड 0. हाईएस्ट पॉइंट पे कोई बच्चा माइक ऑन करो. कबीरा माइक ऑन करो. अमोक 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 कबीरा का बैकग्राउंड म्यूजिक आता रहता है. अमोक माइक ऑन करो बेटा. यस सर. बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे ये 4m मास की स्पीड कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन करो ना. चलो पूरब माइक ऑन करो. यस सर. हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? सर यू कॉस थीटा. यू कॉस थीटा. ये देखो यू कॉस थीटा एक्स में y का कोऑर्डिनेट 0 होता है. यू कॉस थीटा कितना आएगा बेटा? वैल्यू कितनी होगी पूरा? 80 मीटर पर सेकेंड. 80 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड. तो हाईएस्ट पॉइंट पे 80 मीटर पर सेकेंड होगी. अच्छा 80 मीटर पर सेकेंड सिर्फ m की होगी, 3m की होगी या टोटल 4m की होगी? सर टोटल मास की होंगी. टोटल मास की होगी. अच्छा ये मास की देखो हॉरिजॉन्टल है, इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0. तो अगर ये 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब मैंने इसको ऐसे फायर किया, जैसे मैंने इसको फायर किया तो इसकी 0 हो गई, तो m वाला तो एग्जैक्टली नीचे ड्रॉप मार जाएगा. m वाला नीचे ड्रॉप मार जाएगा और ये वाला है इसकी 0 हो गई. एक मिनट सुनो. अरे नैतिक वीडियो ऑन है तुम्हारा? नैतिक नैतिक बंद करो यार. तो ध्यान से सुनो. अगर इसकी 80 स्पीड थी, 1m छूट गया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. इसकी बढ़ेगी तो ये तो m और यहां जाके गिरेगा आपका 3m. यहां जाके गिरेगा 3m. अच्छा ये कितने पे गिरा? अगर रेंज r है तो क्या ये r/2 पे गिरा? ये यहां से ये r होता है, ये डिस्टेंस r होती है. आपको बताना है ये 3m x कितना है. थ्री एम एक्स कितना है? 3m का x कितना है? वेरी गुड. थ्री एम का x कितना है? देखो अगर ये एक्सप्लोड हुआ है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? सेंटर ऑफ मास मतलब एंटायर सिस्टम, इसकी वेलोसिटी 80 होती और ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे गिरता. अगर फाइनल में अगर ये गिर जाता पूरा सिस्टम तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे वेरी गुड. कई बच्चों के आंसर आ गए. आर रेंज का फॉर्मूला पता है क्या? रेंज की वैल्यू कितनी आएगी? ये यहां तक छाप लिया क्या? जरा इधर देखो. यहां से लॉन्च कराया, यहां से लॉन्च कराया, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होनी चाहिए थी रेंज. यहां पे गिरा मेरा m मास का पार्टिकल और यहां पे गिरा 3m का पार्टिकल. 3m की पोजीशन है x.
दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। तो आर की वैल्यू होती है, शायद पता हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। कितनी आती है? 960 ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे गिरता? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता वो गिरता r पे। और ये कितना है? m गिरा r/2 पे, 3m गिरेगा x पे, टोटल हो गया 4m। mm कट गया, यहां से वैल्यू आएगी 4r इज इक्वल्स टू r/2 प्लस 3x। निकाल लो। x की वैल्यू इतने आनी चाहिए। अरे बेटा, ये इधर गिरेगा, ये इतने डिस्टेंस पे गिरा, इन दोनों का जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो ये रेंज के बराबर ही आना चाहिए। आपने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, उसकी वेलोसिटी, इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, पार्टिकल को तो इधर ही आना पड़ेगा। ये ओरिजिन से पार्टिकल को, जो नेट सिस्टम है 4m के पार्टिकल को यहाँ आना था। अगर एक पार्टिकल पीछे छूट भी गया है तो 3m कैसे गिरेगा? 3m ऐसे गिरेगा ताकि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिल जाए। देखो, सेंटर ऑफ मास जो है वो एज इट इज जा रहा था। सेंटर ऑफ मास पे इंटरनल कंबशन, इंटरनल ब्लास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास ऐसे ही ट्रेवल करेगा। बट इसके बिटवीन में दो हिस्से हो गए, एक m मास का जो कि नीचे आ गया, और एक 3m जो हायर वेलोसिटी लेके थोड़ा दूर गिरा। ये दूर भी ऐसे गिरेंगे ताकि इनका जब सेंटर ऑफ मास लिया जाए तो वो यहाँ पे r पे ही आएगा। नहीं बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 80 लेनी है। पहले इसको कॉपी कर लो। पहले इसको कॉपी कर लो बेटा, ये लास्ट स्लाइड। इसको दूसरे मेथड से भी, एक और मेथड से बताऊंगा। इसको एक और मेथड है, उससे भी बताऊंगा। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, काइनेमेटिक से। उसके रिस्पेक्ट में भी आ सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास एज इट इज प्रोजेक्टाइल फॉलो करके यहाँ गिरता। आपने एक को यहीं पे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, उसकी वेलोसिटी 0 करा दी, तो एक तो r/2 पे गिर जाएगा, दूसरा वाला सम डिस्टेंस एक्स्ट्रा गिरेगा, तो उसको मैंने x बोल दिया। तो बोला कि m1 जो मास है वो r/2 पे गिरा, 3m गिरा x पे, और ओवरऑल इनका सेंटर ऑफ मास लॉन्चिंग पैड से r पे होना चाहिए था, तो ये आ गया।
ये थोड़े अच्छे सवालों में है। कई बार आपने देखे होंगे पार्टिकल, पहले कभी आया होगा काइनेमेटिक्स में इस सब में, कि पार्टिकल ब्रेक कर जाता है दो पार्ट्स में, एक की वेलोसिटी इतनी है, दूसरे की वेलोसिटी कितनी है। चलो एक दूसरा दूसरा मेथड से करें। ये तो इसमें अपन लिखेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास एज इट इज ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। अच्छा, दूसरा दूसरा मेथड क्या है, जरा ध्यान से सुनो। देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो में टूट जाता, इसकी V1 हो जाती 0, इसकी V2 पता नहीं, बट मेरे को पता है हाईएस्ट पॉइंट पे ये 4m का, हाईएस्ट पॉइंट पे 4m का जो है वेलोसिटी, जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो है 80 मीटर पर सेकेंड। जो m1 है मास, उसका वेलोसिटी है 0। तो क्या मैं V2 निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू 4m इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 3m इंटू v। तो ये 4m, दिस इज 80, दिस इज 3m v, m ने m को काट दिया तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 320 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये किसकी स्पीड है बेटा? ये किसकी स्पीड है? V2 वाले पार्टिकल की। अगर V2 को इमेजिन करो, जो M2 पार्टिकल है उसकी स्पीड मैंने V2 दी इतनी 32 330 सॉरी 320 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये h हाइट पे है, सम हाइट h हाइट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। h हाइट की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ, h मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ये हाईएस्ट पॉइंट पे ये हाइट कितनी होगी, किसी को पता है क्या? ये आ गई 180 मीटर्स। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेगा। कितनी स्पीड है इसके पास में? कितनी है? 320 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका ये मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज सम x, तो जो x रेंज होगी वो होगी v2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये है 320 बाई 3, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? ये यहां से यहां जाने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट 6, तो वैल्यू कितनी आई? इंटू 2, कितनी वैल्यू आती? 640 मीटर पर। तो ये हाईएस्ट पॉइंट से यहां पे गिरेगा 640। पहले का कितना डिस्टेंस था? पहले ये r/2 था ना, ये वाला डिस्टेंस कितना था? रेंज इसकी मैंने निकाली थी 690, 690 का हाफ कितना हुआ? 480। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया? 480 प्लस 640। देखा, काइनेमेटिक्स वाला ऐसा खतरनाक सवाल भी, मतलब अच्छा सवाल है, ज्यादा दिमाग बुद्धि लगती है। ये मेथड समझ में आया क्या? पहले तो मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो थी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो थी 80 मीटर पर सेकेंड। v1 का वेलोसिटी हो गया 0, v2 निकाल लिया, v2 आया 320 बाई 3 मीटर। अब मैंने देखा कि यार ये तो ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेगा। स्पीड इतनी है, टाइम लगने वाला है 6 सेकेंड्स, टाइम जो है 6 सेकेंड्स लगने वाला है, फॉर्मूला होता है। तो मैंने x निकाल लिया, तो हाईएस्ट पॉइंट से x आ गया, ये पहले का डिस्टेंस पता ही था, ये आ गया। कौन सा मेथड 1 सही लगा कि मेथड 2? इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी चाहिए, वेलोसिटी भी निकालनी है,
मस्त चीज है, रियल में होता है ये सब। थोड़ा सा अपन इसमें क्या है ना, एयर रेजिस्टेंस ये सब अपन मानते नहीं है, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना ना हॉरिजॉन्टल में, रूट अंडर क्या होता है वो, भूल गया फॉर्मूला? 2h, 2h आर्या पता है क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला 2h बाई जी। h की वैल्यू डालो, 2 की वैल्यू डालो, g की, टाइम आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, चमका क्या? देखो इसके मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बहुत भयंकर एप्लीकेशंस आएंगे, मतलब जिनको पहले के कॉन्सेप्ट अच्छे से चमके हैं उनको बहुत मजा आएगा, जिनको नहीं आया है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो प्लीज आज का अच्छे से रिवाइज करना, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आप कर लेना, ठीक। और इसके बाद में वीएसएम सर का लेक्चर होगा। अच्छा जस्ट चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जैसे कल अपन ने डिस्कस किया था ना, उसके आगे चलो कल करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा, वापस से देख लेना जिसको नहीं चमका है, क्योंकि कल वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा। कल वाला पार्ट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वहां पे जाके अपन जो अपना वो वाला सेंटर है वहां से उस वाले जो है ना ब्लैक बोर्ड पे ले लूं कल वाला, देखते हैं। कल वाला शायद मैं ब्लैक बोर्ड पे ले सकता हूँ, ठीक है। तो मीटिंग अपन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय।